अस्सलाम वालेकुम बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि जो भी हमारे चैनल पे नई वीडियो आए वो आपको फ़ौरन मिल जाए। आज का हमारा टॉपिक है MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 1 फिज़िक्स के। एंड सर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन SIR सिस्टम इंटरनेशनल में हमने पहले पढ़ा कि बेस यूनिट्स होते हैं, उन बेस यूनिट्स के नंबर क्या है। तो हमारे पास 7 किस्म के 7 टाइप्स ऑफ बेस यूनिट इज। द क्वेश्चन नंबर 2 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स नॉट अ डिराइव्ड यूनिट। इन चारों में से कौन सा ऐसा यूनिट जो है वो डिराइव्ड नहीं है। पास्कल एक डिराइव्ड यूनिट है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देन न्यूटन जो कि हमने पढ़ा है फोर्स का यूनिट है, वो भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। फोर्स एक डिराइव्ड क्वांटिटी है ना, दैट उसकी रिस्पेक्ट से न्यूटन हमारे पास एक डिराइव्ड यूनिट हो गया। देन हमारे पास है किलोग्राम, और किलोग्राम हमें पता है किसका यूनिट है, मैस का, और मैस एक बेस क्वांटिटी है, तो उसका यूनिट भी क्या होगा, बेस यूनिट। वाट हमारे पास एक डिराइव क्वांटिटी का यूनिट है, दैट्स वाई, जो कि पावर है, और इसका मतलब कि ये एक डिराइव्ड यूनिट है। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा किलोग्राम। द क्वेश्चन नंबर 3 इज अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इज मेजर्ड इन। अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस का यूनिट हमने क्या पढ़ा है बच्चों, मोल। देन है क्वेश्चन नंबर 4, एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रोसेकेंड इज इक्विवेलेंट टू। अब आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो की वैल्यू क्या आपने पढ़ी है, प्रीफिक्सेस, और आपने ये पढ़ी है ना सारी चीज़ें, जिसमें आपने मिली, माइक्रो, सेंटी, ये सारे आपने पढ़े थे टर्म्स। तो माइक्रो की वैल्यू क्या थी बच्चों, 10⁻⁻6। तो हमारे पास वैल्यू है 200 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 आ जाएगा सेकेंड्स। अब 2 ज़ीरोज़ हैं तो उसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻2 मल्टीप्लाई बाय माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁻6। तो अगर हम इनको सॉल्व करें तो 10⁻2 -6 हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -4। तो यहाँ पे C वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा, जो कि है 2 × 10⁻⁻4 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। अच्छा बच्चों देखें तो ये चारों ऑप्शंस में से देखने में हमें ये लगेगा कि जो पॉइंट में वैल्यू दी हुई है वो सबसे छोटी है, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों? अगर हम देखें तो पॉइंट के साथ जो यूनिट है ना, पॉइंट वाली वैल्यू के साथ, ए वाले ऑप्शन के साथ, वो ग्राम्स है, ग्राम्स में है। जो बी वाला पॉइंट है, बी वाला ऑप्शन, उसमें मिलीग्राम है। देन जो सी वाला ऑप्शन है उसमें माइक्रोग्राम है। इसका मतलब कि ग्राम की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता ग्राम का यूनिट उसके साथ जो लगा हुआ है वो छोटा होता जा रहा है। मिली छोटा यूनिट है, माइक्रो उससे छोटा। देन ऑप्शन नंबर डी में है नैनोग्राम्स, नैनोग्राम्स सबसे छोटा यूनिट है इन चारों में से। दैट्स वाई द सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी जो है वो क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। विच इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट सुटेबल टू मेजर इंटरनल डायमीटर ऑफ अ टेस्ट ट्यूब। तो बच्चों हम एक टेस्ट ट्यूब का इंटरनल डायमीटर मेजर करना हो तो उसके लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, वर्नियर कैलिपर्स। Question number 7 is a student claimed the diameter of a wire as 1.032 centimeter using vernier calipers. Up to what extent do you agree? वो कह रहा है कि किस एक्सटेंट तक, मतलब इस आंसर में किस पॉइंट के बाद किस वैल्यू तक हमारे पास हम कह सकते हैं कि आंसर हमारा करेक्ट है। तो वो हमारे पास होगा 1.03। क्लियर है बच्चों, सेंटीमीटर में आ जाएगी वैल्यू। ये किस तरह से हमारे पास आया, क्योंकि हमने पढ़ा था सिग्निफिकेंट फिगर्स में। क्लियर हो गया कि पहला एक एक्यूरेटली नोन डिजिट और अगले दो जो होंगे आपके पास इस टर्म में 1.03 में, ये नेक्स्ट जो 0 और 3 है पॉइंट के बाद वाले वैल्यूज़, वो दोनों डाउटफुल डिजिट्स होंगे। द क्वेश्चन नंबर 8 इज़ अ मेजरिंग सिलेंडर इज़ यूज टू मेजर। हम मेजरिंग सिलेंडर को किस लिए यूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम देखने के लिए, वॉल्यूम मेजर करने के लिए।
क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट हमारे पास हैं एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस। द फर्स्ट वन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड derived quantities, give 3 examples in each case। तो बच्चों बेस क्वांटिटीज क्या हैं? There are 7 physical quantities which form the foundation of other physical quantities. These physical quantities are called base quantities. Base quantities ऐसी quantities हैं जो कि दूसरी physical quantities की base हैं, foundation हैं। For example, length, mass, time, electric current, temperature, intensity of light, the amount of a substance. Then derived quantities, those physical quantities जिनको हम एक्सप्रेस करते हैं in terms of base quantities are called the derived quantities. For example, area, volume, speed, force, energy, work, power, electric charge, electric potential, etc. Question number 1.3 is pick out the base units in the following: joule, newton, kilogram, hertz, mole, ampere, meter, kelvin, coulomb and watt। इनमें से हमारे पास कौन कौन से बेस यूनिट्स हैं उनको हम एक साइड पे लिख लेंगे, कौन कौन से डिराइव्ड यूनिट्स हैं उनको हम एक साइड पे लिख लेंगे। तो बच्चों आपको जैसा कि पता है कि हमारे पास 7 टाइप्स के बेस यूनिट्स हैं, क्योंकि 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं तो उनके रिस्पेक्ट से 7 ही बेस यूनिट्स होंगे। और वो कौन कौन से हैं इनमें से? जूल देखें तो वो बेस यूनिट नहीं है, दैट्स वाई इसको हम डिराइव्ड में लिख लेंगे। न्यूटन डिराइव्ड आएगा, किलोग्राम बेस में आएगा, हर्ट्ज डिराइव्ड में आएगा, मोल बेस, एम्पेयर बेस, मीटर बेस, केल्विन बेस, कूलम डिराइव्ड और वॉट भी डिराइव्ड में आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.4, फाइंड द बेस क्वांटिटीज involved in each of the following derived quantities: speed, volume, force और work। इन सब में कौन कौन सा बेस यूनिट यूज़ हुआ है हमने उसे यहाँ मेंशन करना है। अगर हम बात करें स्पीड की तो उसमें क्या है? इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, v इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। इसका मतलब इसमें 2 क्वांटिटीज़ जो कि बेस क्वांटिटीज़ हैं वो यूटिलाइज़ की गई हैं, जो कि पहली है डिस्टेंस और दूसरी है टाइम। अगर हम बात करें वॉल्यूम की तो बच्चों जैसा कि आपको पहले भी बताया कि वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ, हाइट और विड्थ। और हाइट और विड्थ और लेंथ ये तीनों की तीनों जो हैं बेसिकली लेंथ में ही काउंट होती हैं, इनके यूनिट्स जो हैं वो मीटर ही हैं। दैट्स वाई वॉल्यूम में जो बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व है वो क्या है? लेंथ। द नेक्स्ट वन इज़ फोर्स। तो फोर्स बेसिकली सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वो क्या है? F इज इक्वल टू एम ए। मैस m आ जाएगा, a एक्सेलरेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डेल्टा v ओवर डेल्टा t। तो आगे हम फर्दर वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? m मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर t मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ओवर टाइम। तो यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं? मैस, टाइम और d। डिस्टेंस क्या है? लेंथ। ठीक हो गया। तो हमारे पास मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेंथ एंड टाइम ये तीनों इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वर्क। वर्क का फॉर्मूला हमारे पास होता है F डॉट डी या F मल्टीप्लाई बाय डी। डी इज़ द डिस्टेंस। F को हमने सॉल्व किया MA और A को हमने आगे फर्दर सॉल्व कर लिया डेल्टा V ओवर T, जो कि हमने ऑलरेडी ऊपर किया था। और डिस्टेंस हमारे पास आ गया, S लिख लें या आप D लिख लें, डजेंट मैटर। m मल्टीप्लाई बाय डी ओवर टी मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर टी मल्टीप्लाई बाय s। तो यहाँ पे हम देखें मैस, लेंथ, डिस्टेंस, टाइम t, ये हमारे पास तीनों क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एस्टिमेट योर एज इन सेकेंड्स। सपोज बच्चों अभी एक स्टूडेंट है या आप अपनी भी बात करें तो अभी आप 9th क्लास में हैं तो आपकी एज होगी 15 ईयर्स। तो एज हमारे पास क्या आ गई? 15 ईयर्स। एज इन डेज, आपको पता है एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 डेज। 15 मल्टीप्लाई बाय 365 करेंगे तो हमारे पास डेज आ गए। क्लियर हो गया? देन हमने उस एज को आवर्स में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं बच्चों? 24। हम उन डेज़ को 5475 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हो गया? हमारे पास ये वैल्यू आ गई।
देन हम इस वैल्यू को जो आवर्स में आई है इसको हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं बच्चों? 60। हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ गया। अब हम इन मिनट्स को करेंगे कन्वर्ट सेकंड्स में। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को हम फर्दर अगेन 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सेकंड्स में। अब ये हमारी मर्ज़ी है कि हम इस वैल्यू को मोर प्रिसाइज करके लिख दें या ना लिखें, इट्स अप टू अस। अगर हम इसको प्रिसाइज करके लिखेंगे तो हम लिखेंगे 4 पॉइंट, उसके बाद जितनी वैल्यूज़ हैं वो आ जाएगी 10 की पावर 7304, उसके बाद 0000। तो कितने हमारे पास डिजिट्स हैं? 8 डिजिट्स हैं। तो आ जाएगा 4.7304 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ सेकेंड्स। Question number 6 is, what role SI unit have played in the development of science? जो सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स है उसने साइंस की डेवलपमेंट में, साइंस की तरक्की में क्या रोल प्ले किया है? So, with the development in the field of science and technology, the need for commonly acceptable system of units was seriously felt all over the world, particularly to exchange scientific and technical information. हमने उस दिन भी पढ़ा कि वर्ल्ड वाइड कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए था जिसकी बेस पे हम टेक्निकल इंफॉर्मेशन या साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये तरक्की आई हमारे SI यूनिट को इंट्रोड्यूस करवाने से। और ऐसा इंट्रोड्यूस कब हुए SI यूनिट्स? इन 1960 द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट्स were decided to introduce worldwide system of measurements that is called International System of Units and is commonly written as SI unit. Next है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.7. What is meant by the Vernier constant? बेसिकली वर्नियर कांस्टेंट क्या है? वर्नियर कैलिपर्स के लीस्ट काउंट को बोलते हैं। द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स इज आल्सो कॉल्ड वर्नियर कांस्टेंट. इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन वन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज कॉल्ड वर्नियर कांस्टेंट और लीस्ट काउंट, जिसकी वैल्यू है हमारे पास 1 मिलीमीटर और 0.9 मिलीमीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 0.1 millimeter. The question number 1.8 is, what do you understand by the zero error of a measuring instrument? बेसिकली ज़ीरो एरर हमारे पास एक सिस्टमेटिक एरर होता है जिसकी वजह से जो एक्चुअल मेजरमेंट है वो ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी आ सकती है. क्लियर हो गया? In measuring instruments there may be systematic error due to which a measurement may be less or greater than actual measurement. Zero error influence all the measurements equally. Zero error is caused by incorrect position of 0 point. The next question is, why is the use of zero error necessary in the measuring instrument? कोई भी measuring instrument हो उसमें ज़ीरो एरर को फाइंड आउट करना ज़रूरी क्यों होता है? Since zero error of instrument affect all the measurements, so it must be necessary that we have to calculate the zero error of an instrument before taking measurements. अगर हम ज़ीरो एरर को कैलकुलेट नहीं करते तो रीडिंग्स जो हैं वो आपस में डिफरेंस क्रिएट करेंगी. जो हम कैलकुलेशंस करेंगे वो रीडिंग्स आपस में मैच नहीं करेंगी. Question number 1.10 is, what is the stopwatch? What is the least count of a mechanical stopwatch you have used in the laboratories? A stopwatch basically हम किस लिए यूज़ करते हैं? किसी भी इवेंट का टाइम इंटरवल मेजर करने के लिए, और उसका लीस्ट काउंट बच्चों क्या होता है हमारे पास? 0.1 सेकेंड. The next question number is 1.11. Why do we need to measure extremely small intervals of time? हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि हमें स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम को क्यों हमें मेजर करना चाहिए? In most of experiments and in scientific calculations,
टाइम इज़ रिकॉर्डेड फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल्स। अगर हम एक्सपेरिमेंट्स की और साइंटिफिक कैलकुलेशंस की बात करें तो टाइम को बहुत शॉर्ट इंटरवल्स में मेजर किया जाता है। दैट्स वाई हम भी जो लेबॉर्ट्रीज़ में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं हम उनको भी स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम में ही मेजर करते हैं। नेक्स्ट, द क्वेश्चन नंबर इज़ 1.12, व्हाट इज़ मेंट बाय द सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ अ मेजरमेंट। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, इसका मतलब क्या है। जैसा कि हमने रिसेंटली पढ़ा अपने टॉपिक में कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में सारे एक्यूरेटली नोन डिजिट और पहला डाउटफुल डिजिट जो है मेजरमेंट का वो हम लेते हैं, और इट रिफ्लेक्ट्स द प्रिसीजन ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। कोई फिजिकल क्वांटिटी जो है वो कितनी प्रिसाइज है, कितनी एक्यूरेट है, वो हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.13 एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ इज प्रिसीजन रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजर्ड क्वांटिटी। सिग्निफिकेंट फिगर्स और प्रिसीजन आपस में किस तरह रिलेट करते हैं। इन एनी मेजरमेंट ग्रेटर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ग्रेटर इज द प्रिसीजन। जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतनी ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू होगी। An improvement in the quality of the measurement by using better instrument increases the significant figures in the measured result। अगर हम एक अच्छा बेटर इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, अच्छी क्वालिटी वाला इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, तो उसकी बेस पे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स जो मेजर हम करेंगे उनका रिज़ल्ट इम्प्रूव्ड आएगा, जिसकी वजह से हमारी वैल्यू प्रिसाइज होगी। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं। Significant figures are all the digits that are known accurately and the one estimated digit. More significant figure means greater precision. For example, measurements taken by a screw gauge is more precise than the vernier calipers or meter rule, क्योंकि screw gauge जो है हमारे पास ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की improved values, improved measurements देता है। That's for today। बच्चों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और इसके अलावा आपको कोई भी किसी किस्म की क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।